हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को इसके पहले पार्ट में बता दिए थे जो भी कुछ भी था फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी, ठीक है, उसके बारे में दूसरे पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। उसमें आप लोगों को हम ये बताए थे कि जो फ्रांस था वहाँ की जो जनताएँ थी 3 वर्गों में विभाजित थी, ठीक है। उसमें था पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। और उसमें 3 स्टेट भी थे। कौन कौन से? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि आप लोगों को बताए थे कि जो सभाएं होती थी यानी कि बैठक, उसमें तीनों समूहों के लोग वहाँ उसमें क्या करते थे, अपने अपने सदस्यों को भेजते थे, मगर कुछ ही लोगों को उसमें जाने की अनुमति थी, है ना। और बाकी जो लोग थे वो अपने प्रत्याशियों के माध्यम से अपना क्या करते थे, अपना जो भी परेशानी होती थी या समस्या होती थी उनको दे करके अंदर भेजा देते थे, ठीक है। और उसमें आप लोगों को बताए थे कि 300 प्रथम और द्वितीय स्टेट से गए थे, और जो थर्ड स्टेट था उसमें से 600 लोग गए थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के जितने भी सदस्य थे उनकी बातों को वहाँ पर नहीं माना गया। इसके वजह से वो सभी लोग उसमें से नाराज होकर के बाहर निकल करके आए और पार्क में बैठ करके अपना एक ग्रुप बनाए जिसका नाम था नेशनल असेंबली, ठीक है। और उस नेशनल असेंबली को बाद में चल करके लुई सलावा ने मान्यता भी दी और उनको ही कार्य दिया था क्या करने के लिए, संविधान के निर्माण करने के लिए, है ना। चलिए देखते हैं लाइन बाई लाइन। देखिए इसमें बहुत सी घटनाएं आप लोग बता दिए थे कि जो भी फ्रांस के लोग थे उन सबको ये कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दिया था कि फ्रांस में बहुत से लठायत यानी कि दूसरे क्षेत्रों से बुलाए गए हैं जो फ्रांस में पकी हुई फसलों को क्या करने वाले हैं, बर्बाद यानी कि नष्ट करने वाले हैं। तब जो भी किसान वर्ग के लोग थे उन सब ने क्या किया, उन सब ने उनके जवाबदेही में उन लोगों ने अपने साथ जो भी हथियार औजार थे उन सब ले करके और जो जमींदार थे उनके ऊपर टूट पड़े और जमींदार के द्वारा जितने भी गोदामों में अनाज रखा गया था सभी अनाजों को लूट लिया। अनाजों को लूटने के फलस्वरूप क्या किया उन्होंने, उनके साथ उनके पास जितने भी दस्तावेज थे यानी कि कागज जो भी था सबको उन लोगों ने जला दिया और उन सब पे अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और उसके बाद से जो भी जमींदार थे वो सब अपना एरिया छोड़ करके यानी कि अपना गाँव, अपना कुछ लोगों ने अपना देश छोड़ करके वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए, ठीक है। उसके बाद से जो आगे की घटना है चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि लुई सलावा ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। मान्यता दे दी कहने का मतलब कि नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे वो जो पार्क था उसमें बैठ करके अपना क्या किए थे, इसकी गठन किए थे। और इसके बाद से इन लोगों का जो आंदोलन था दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसकी वजह से चल करके लुई सलावा को अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगला 4 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली करो। उसके बाद से कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था को क्या कर दिया, उन्मूलन का आदेश दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा जो कर था यानी कि टैक्स उसको और कर्तव्यों और बंधनों मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं, जो उनका बंधन था यानी कि लिमिटेशन था यानी कि जो पाबंदियाँ थी उसको वाली सामंतो जो व्यवस्था थी उन सब का उन्मूलन आदेश दिया। उन्मूलन मतलब कि जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो उनके जितने भी ये कंडीशन थे सबको वहां से क्या कर दिया गया, जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया। कह दिया गया कि आज के बाद से कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के कर नहीं देगा, उनका जो कर्तव्य होगा राजा के प्रति कुछ नहीं होगा, और जो बंधन यानी कि जो पाबंदियां थी वो सब आज से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगला जो है इसमें देख रहे हैं कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को अंतर धार्मिक करों से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो पादरी वर्ग था वो और जो कुलीन वर्ग था वो इनके विशेषा जो अधिकार थे जैसे कि जन्म से वोट देने का अधिकार, उसके बाद से कर वसूलने का अधिकार, जो सामंत लोग थे वो सब क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे चर्च के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी अधिकार थे सबको खत्म कर दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि जो धार्मिक कर था, धार्मिक कर मतलब जैसे कि आप लोगों को बताए थे 2 प्रकार के कर थे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष वाला कर था जिसे टाइल कहा जाता था उसको धार्मिक कर बोला गया और उन सब ने उसको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है, मतलब देना बंद कर दिया। उसके बाद से अगला पॉइंट है 20 अगस्त को जो वहाँ की जो संपत्ति थी, कौन सा, जो चर्च वाला था, उसके बाद से जितने भी संपत्ति थी चर्च के बाद जो किसानों वाला जो जमीन किसके पास था, जमींदारों के पास, वो सब सरकार के खाते में आ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो सरकार था उसके पास 20 अरब लिबरे की संपत्ति क्या हो गई, जब्त हो गई। और उससे क्या हुआ कि सरकार का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसके खाते में पैसा हो गया जिससे सरकार अपने लोगों की जो भी परेशानी होती थी उसे दूर करने में सक्षम हुआ करता था। उसके बाद हुआ अगला पॉइंट देखिए, तो यहाँ तक था इसके पिछले वाले पार्ट का ही था यानी कि पिछले हेडिंग का। अगला हेडिंग है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी कि अब जो फ्रांस था अब वो देखिए राजतंत्र, देखिए संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, केवल संवैधानिक नहीं, संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र मतलब कि अभी भी राजा ही होगा मगर वह राजा किसी लोगों द्वारा नहीं, सभी लोगों द्वारा चुना जाएगा और वह एक संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा। इस प्रकार के राजा को संवैधानिक राजतंत्र में माना जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि 1791 ईस्वी में संविधान का जो प्रारूप था उसे तैयार कर लिया गया। किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। प्रारूप मतलब कि उसका रूपरेखा, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए, क्या होगा, कितना होगा, ये सब कुछ का रूपरेखा जो तैयार किया गया था वो 1791 ईस्वी में किया गया था।
आप लोगों को कल बताए भी थे, यानी कि पिछले वीडियो में, उसमें लास्ट पॉइंट शायद यही था, या 1791 ईस्वी में वहाँ के जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया था, संविधान बना करके दे दिया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या हुआ, इसका उद्देश्य यह हुआ कि सम्राट की शक्तियों को कम करना था, और उसके बाद जो शक्तियाँ थी शक्तियों का विभाजन करना था, यानी कि जो राजा था या जो भी वहाँ के उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त करना था, और जो वहाँ पे राजा थे उन राजाओं को विशेषा जो अधिकार थे उन सबको क्या करना था, समाप्त करना था। अब उनके देखिए जो शक्ति थी, शक्ति मतलब कि एक ही व्यक्ति, देखिए अगर जो राजतंत्र होता है, ठीक है, राजतंत्र में एक ही व्यक्ति के अंदर सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। अगर कोई भी देश है जो लोकतंत्र है, अगर उस सब में सभी शक्तियाँ अगर एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह राष्ट्र यानी कि वह देश किस में बदल जाएगा, राजतंत्र में। तो इसमें क्या था ना कि जो राजतंत्र था इसमें जितनी भी शक्तियां थी सबको विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे कि हमारे यहाँ भी है, ठीक है। भारत में सेम टू सेम इसी प्रकार की कार्यपालिकाओं को क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद से जिला परिषद, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया, ताकि एक व्यक्ति को जब काम पड़े तो वह दूसरे व्यक्ति के पास जाए और उसकी अहमियत को समझे, है ना। अगर सभी शक्ति इसके पास होगी तो फिर दूसरे व्यक्ति को इसको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होगी, और वह अपने अधिकारों का क्या करना शुरू कर देगा, दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। इसमें देखिए पहला हुआ विधायक शक्तियां, उसके बाद से दूसरा कार्यपालिका, उसके बाद तीसरा न्यायिक अधिकार, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 3 भागों में बांट दिया गया, किसकी शक्तियों को, जो फ्रांस के राजा थे या फ्रांस के जो भी व्यक्ति थे जो राजगद्दी पर बैठेगा उनकी शक्तियों को खास करके 3 क्षेत्रों में यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया। पहला विधायी शक्तियां, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद से न्यायपालिका। उसके बाद अगला देखिए, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, नेशनल असेंबली को। कितने ईस्वी में, 1791 ईस्वी में। उसके बाद से देखिए वो जो वहाँ के लोग थे, तो जो कानून बनाने वाला जो व्यक्ति था उसे निर्वाचन आयोग बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो निर्वाचन समूह था उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे उन्हीं लोगों के द्वारा एक समूह यानी कि गठन किया जाता था, और उसके बाद से फिर से क्या करती थी, नेशनल असेंबली उसमें से नेता को यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को या मंत्री को क्या करती थी, चुनती थी। उसके बाद से देखिए जो उसमें व्यक्ति थे 25 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति होते थे, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे। और ये जो वोट देने वाले व्यक्ति थे ये 2 प्रकार के थे, ठीक है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखिए कौन कौन सा, एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय, ठीक है। तो सक्रिय नागरिक कहने का मतलब क्या है, 25 वर्ष से ज्यादा, यहाँ पे लिखे हैं प्लस, यानी कि 25 वर्ष से ज्यादा। और निष्क्रिय नागरिक मतलब 25 वर्ष से कम, यानी कि जो भी व्यक्ति वहां पे होगा या वो नागरिक जिसका उम्र 25 वर्ष से कम है वह फ्रांस में वोट नहीं दे सकता। यानी कि जिनका उम्र 25 से कम था उसे निष्क्रिय नागरिक कहा गया, और जो 25 वर्ष से ज्यादा थे उन्हें क्या बोला गया, सक्रिय नागरिक, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट है संवैधानिक, उसके बाद से पुरुष एवं नागरिक अधिकार, उसके बाद से घोषणा पत्र के साथ शुरू किया गया था। कहने का मतलब जैसे कि आप लोग देखिएगा हमारा जो संविधान बना है ना उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें जो संविधान था उसमें जो लिखा गया उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि इसी वर्ड से उसका संविधान का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था, है ना। यानी कि पुरुष एवं नागरिक एकाधिकार या अधिकार घोषणा पत्र के नाम से शुरू किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी। कहने का मतलब क्या है कि जो संविधान बनेगा उसमें अधिकार भी होगा हर एक व्यक्ति को, उसके बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रत्येक वर्ग को स्वतंत्रता मिलेगी, और उसके बाद से के अधिकार और उसके बाद से उनकी बराबरी, यानी कि पूरे फ्रांस में जितने भी व्यक्ति रहने वाले थे या जितने भी समूह के लोग रहने वाले थे वो सब अपने अपने ग्रुप में स्वतंत्र होंगे, उनका एक अपना अधिकार होगा, और उसके बाद से सबको कानून की बराबरी मिलेगी। जैसे कि हमारे देश में, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की, प्रेस की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब जितनी भी स्वतंत्रता थी सब इनके यहाँ दे दिया गया। उसके बाद से कहा गया कि अधिकारों के जो भी रक्षा है किसका कर्तव्य होगा, राजा का। राजा कहने का मतलब कि सरकार का, यानी कि वहां पर जिसकी भी सरकार होगी उन सबको अधिकार दिया गया कि आप जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की अधिकार की स्वतंत्रता, उसके बाद से कानून के बराबरी के स्वतंत्रता, इन सब की रक्षा कौन करेगा, तो वहां की जो सरकार होगी वह उनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो इसमें और भी अनेक प्रकार की बातें कही गई। अगर आप लोग किताब लिए हैं, ठीक है, अगर आपके पास किताब है और नहीं है तभी कोई बात नहीं है, ठीक है, मगर आप लोग क्या कीजिए कि इस बातों को ध्यान से सुनते चलिए, है ना। तो इसमें क्या हुआ ना, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, और इसमें यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति हैं जिनको किसी भी प्रकार के कंडीशन में या किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उनका जो मदद होगा या उनकी जो सहायता होगी कौन करेगा, वहाँ की सरकार करेगी, और उनके कर्तव्यों को विशेष प्रकार के लोगों जो उनके कर्तव्य था, ठीक है, यानी कि ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति को क्या करे, नुकसान न पहुँचाए,
है ना, उसी को इसमें खास करके जोड़ा गया था। और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वह अधिकार या स्वतंत्रता ज़्यादा हो जाती है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान होने लगता है तो शायद उस प्रकार के व्यक्ति को खुद ही दोषी माना जाता है, कहाँ से कि वह व्यक्ति क्या किया, अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है ना। तो इस प्रकार के बातों को उसमें अनेक प्रकार के रखे गए हैं। उसके बाद जब आप लोग पाठ के अंत में जाएंगे तो उसमें है राजनीतिक प्रतीकों के मान्य मतलब कि उसमें कुछ प्रकार के विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया, जैसे कि टूटी हुई जंजीर, भाला, बर्छी, और उसके बाद से अंगूठी, उसके बाद से आंख। चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें है टूटी हुई जंजीर मतलब कि आप लोग जानते हैं कि जो जंजीर होता है उसमें कैदियों को बांधा जाता है, तो वह जो कड़ी होता है या वह जो जंजीर होता है बंधा होता है, तो उसमें कैदी बंधा हुआ है। मगर इसमें क्या है, टूटी मतलब कि वो खुला हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, आज़ादी का प्रतीक। ठीक है, ये उनके लिए रखा गया जो व्यक्ति फ्रांस में तो रह रहे थे मगर पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो उनको पढ़े लिखे तो है नहीं तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे उनको, मगर चित्रों के द्वारा तो समझाया जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार के चित्रों का खास चित्रों का वहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो ये पहला था टूटी हुई जंजीर यानी कि आज़ादी का प्रतीक था। उसके बाद से छड़ों का बर्छीदार गट्ठर मतलब कि जो गट्ठर होता था, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, या एक मार्कर है, तो इस एक मार्कर को कोई व्यक्ति को दिया जाए तो कुछ परिश्रम करके तोड़ सकता है, मगर इसमें 2, 4, 5 या 10 मार्करों को रखा जाए तो किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाना असंभव है। उसी प्रकार से ये जो छड़ें थी, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर का मतलब कि ये जिसमें गट्ठर था वो एक समूह था लकड़ियों का, इसका प्रतीक माना गया क्या चीज़ का, एकता का। ठीक है, उसके बाद अगला है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, मतलब कि जो उसमें त्रिभुज होगा उस त्रिभुज में एक छोटी सी आंख है और उस आंखों के द्वारा क्या की गई है, रोशनी बिखेरती हुई मतलब ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, तो उसमें जो आंख है वह ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट है राजदंड मतलब कि शाही सत्ता का प्रतीक। शाही सत्ता का प्रतीक मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति होता है या जो राजा होता है उनके पास कुछ विशेष प्रकार के हथियार होते हैं, औजार होते हैं, तो शायद उन लोगों के पास ना एक विशेष प्रकार का गदा जैसा एक हथियार होता था यानी कि डंडा होता था, जिसे इसमें राजदंड कहा गया, और राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद से पांचवा अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि उसमें एक रिंग जैसा होता है, अंगूठी जैसा। ठीक है, और उस अंगूठी में क्या है ना कि एक सांप को चिन्हित किया गया है और वह सांप अपने पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए है। इसका मतलब क्या है, समानता का प्रतीक। समानता का मतलब कि फ्रांस में सभी व्यक्ति क्या है, बोलिए, समान है। ठीक है, तो फ्रांस में जितने भी लोग रह रहे थे इन सबको इस प्रकार के अनेक प्रकार के बातें कही गई, और वो लोग अंत में चल करके जो वहाँ पे कौन था, खास करके वो नेशनल असेंबली, उनको अधिकार दिया गया कि आप क्या कीजिए, कानून का निर्माण कीजिए, और उसके बाद से अंत में नेशनल असेंबली जीत गई और उनको कानून का निर्माण करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, तो आगे आप लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे अभी शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर कर रहा है कि लाल फ्राइजियन टोपी करने का मतलब कि वहाँ के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे खास करके लाल टोपी नामक जो टोपी था उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा गया कि जो लाल फ्राइजियन टोपी था ये दासों, ठीक है, जो वहाँ पे दास थे यानी कि जिनको पकड़ करके कैदी बना करके रखा जाता था, यानी कि दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। ठीक है, यानी कि जो लाल टोपी थी ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं पहना जाता था, कुछ विशेष प्रकार के समूहों द्वारा पहना जाता था जो पहले दास हुआ करते थे मगर अब क्या हो गए, आजाद हो गए। उसके बाद से अगला यानी कि 7 नंबर कर रहा है कि नीला सफेद और लाल मतलब वहाँ का जो भी देश था, कहाँ का, जो देश था फ्रांस, वहाँ पे खास करके ये लाल, सफेद और नीला, ये 3 प्रकार के रंगों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो। जैसे कि अभी देख लीजिएगा, हम ही लोगों के देश में तिरंगा होता है, कौन होता है, केसरिया होता है, हरा होता है और सफेद होता है। तो उसी प्रकार से इन लोगों का जो होता है ना, फ्रांस का जो था वो नीला, सफेद और लाल, ये क्या किया गया, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग घोषित कर दिया गया इन 3 रंगों को। ठीक है, उसके बाद से है 8वां नंबर डैनो वाली स्त्री। डैनो मतलब कि उसके 2 हाथ है और हाथ के पीछे डैना यानी कि पंख निकला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कानून का मानवीय रूप मतलब हम लोगों का कानून इस प्रकार से है। उसके बाद से अगला यानी कि 9वां नंबर और उसका अंतिम पॉइंट था विधि पट मतलब कि आप लोग शिलालेख देखे होंगे, उसमें क्या था, उसमें था कि कानून सबके लिए समान है, यानी कि जो कानून है वो सभी व्यक्ति यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान है, और उसके बाद से कानून के नज़र में सब व्यक्ति क्या है, बराबर है। तो इतने प्रकार के दिया गया था। ठीक है, ये वाला था आप लोगों का जो कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों के माध्यम से देकर के बताने का प्रयास किया गया था। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण जो बातें थी या तिथियां थी उसमें आप लोगों को 3-4 बता दिए थे, उसमें 1-2 बाकी था। जैसे कि पहला था 1792 से 93, इसमें क्या हुआ कि फ्रांस गणराज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो राजा था, राजा का सिर काट दिया गया। कौन था, जो ये था
चलिए आगे अगला पार्ट में इसके बारे में जानकारी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो राजा था उसका सर काट दिया गया और वहाँ पे जो जैकोबिन क्लब था उसका क्या किया गया, पतन कर दिया गया। और उसके बाद से फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में डायरेक्टरी नामक शासन व्यवस्था लागू कर दी गई, ठीक है। इन सब के बारे में देखिए, अभी ये जो पार्ट है हम लोग का पहला, ये जो पार्ट है दूसरा, ये अभी आगे तक नहीं है, अगले पार्ट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अगला उसके बाद से पॉइंट है सन 1804। इसमें क्या हुआ कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कौन? नेपोलियन। कितने में? सन 1804 ईस्वी में। और उसके बाद से वो क्या किया, पूरे यूरोप महाद्वीप के अधिक से अधिक भागों पे क्या कर लिया, ये कब्जा कर लिया। उसके बाद से सन 1815 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसमें नेपोलियन क्या हुआ था, हार गया था, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि जो वीडियो है इसे लाइक कर दीजिएगा और जो अपना चैनल है MKS स्टडी वर्ल्ड इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तो क्या करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।